जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआई की इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यूज जो सीए इंटर के लिए उन्होंने इशू किए हैं। इन केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यू में काफ़ी चीज़ें रॉन्ग भी है, कुछ एमसीक्यूज रॉन्ग है, बराबर है। कहीं पे प्रोविज़न जो है उसका इंटरप्रिटेशन भी जैसे प्रॉपर नहीं लिया गया है, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। उसका राइट आंसर क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो जनवरी 21 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ साथ मई 21 में भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनके लिए भी काम का है। इवन सीए इंटर के साथ साथ सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये काम का है। बट ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, तो ये इंटर के लिए ही आने के चांस है। फाइनल में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। एक एक केस स्टडी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाद में उनके एमसीक्यूज वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यूज। हमारा पहला केस जो आईसीए के मॉड्यूल में है वो है मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। मान लीजिए कि मैं मिस्टर पशुपति हूँ और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ जो जीएसटी में जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हिज टर्न ओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है उससे भी कम है। और देखो, मैं फिर भी रजिस्टर्ड हूँ, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, या हो सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, उससे पहले का ज़्यादा हुआ होगा जब मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा, बराबर है। नाउ ही हैज़ इशूड वेरियस बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता हूँ। दूसरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड प्रोमिसरी नोट इन कोर्स ऑफ हिज एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, ये तीनों की तीनों ही चीज़ें गुड्स और सर्विस दोनों ही नहीं मानी जाती है, बराबर। ये मनी का पार्ट हो गया एक तरह से। फर्दर ही इज ऑल्सो एंगेज इन बेटिंग एक्टिविटीज़, ये एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। बेटिंग एक्टिविटीज़ एक्शनेबल क्लेम गुड्स की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, प्रोमिसरी नोट तीनों के तीनों ही गुड्स नहीं है, ना ही सर्विस है। क्यों? क्योंकि वो मनी की कैटेगरी में चले जाते हैं। मनी और सिक्योरिटी एक्सक्लूड होता है। तो देखो, डिबेंचर चला जाएगा आपके सिक्योरिटी की कैटेगरी में, और प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज चला जाएगा आपके मनी की कैटेगरी में। ओके, नाउ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल द फॉलोइंग सर्विसेज। मुझे भी कुछ सर्विसेज मिली है। क्या क्या सर्विसेज मिली जरा देखते हैं। जीटीए सर्विसेज फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट, जीएसटी वॉज चार्ज 5%। मुझे जीटीए की सर्विसेज मिली है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज मिली है, बराबर है, जो 5% वाली कैटेगरी में आता है, और वैल्यू है 35,000। अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे 35,000 सर्विस की वैल्यू है, तो 35,000 का आरसी में टैक्स मैं पे करूँगा। 35 का 5% 17,500, सॉरी 1750, ये आरसीएम में मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी, मैं टैक्स पे करूँगा इस पर, बराबर। किसी जीटीए ने मुझे सर्विस दी है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसेस फ्रॉम लोकल म्यूनसिपलिटी। अब लोकल म्यूनसिपलिटी ने, मतलब म्यूनसिपल अथॉरिटी, एक तरह से ये हो गया आपके लोकल अथॉरिटी। लोकल म्यूनसिपलिटी मतलब लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ने मुझे गोडाउन रेंट पे दिया है। ओके, तो आ जाओ, लोकल अथॉरिटी, ये मैं पशुपति, मुझे गोडाउन रेंट पे दे रहा, मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था क्या, ग्रोस अमाउंट मोर देन 5,000 है तो एंट्री नंबर 9 वाली एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, मतलब टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जो है, अगर रिसिपिएंट, मतलब यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, मैं पशुपति, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आरसीए में टैक्सेबल होगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर ये जो 40,000 है ये आरसीए में टैक्सेबल होगा। अब इन्होंने रेट आपको दी नहीं है तो मैं रेट यहाँ पे टैक्स का अमाउंट नहीं निकाल रहा हूँ, खाली वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू 40,000। नीचे अगर रेट दी हुई होगी तो हम इसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ना नेक्स्ट आता है लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम
ए फर्म ऑफ एडवोकेट 50,000 रुपीज़ की मुझे लीगल सर्विसेज मिली है। अब एडवोकेट की सर्विसेज जब कभी भी किसी को भी पर्सन को मिलती है, बिजनेस एंटिटी को मिलती है, मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, तो वो तभी टैक्सेबल होती है जब मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस कर जाए, और वो क्रॉस नहीं हुआ। इधर देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हिज टर्नओवर इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये वाला एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 45 ऑफ CGST एक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है ही सोल्ड ए कार यूज्ड ऑफ हिज पर्सनल पर्पस। अब मेरी पर्सनल पर्पस की कार है, वो अगर मैं बेचता हूँ तो नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में GST नहीं लगता है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹60,000 ऑन विच नो ITC वॉज क्लेम्ड, ये भी सप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना कंप्यूटर जिस पे आपने ITC क्लेम नहीं किया उसको डिस्पोज किया है। किसी भी, ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस असेट्स अगर परमानेंट ट्रांसफर होती है या डिस्पोज होती है, इफ ITC हैज़ बीन क्लेम्ड तो ही सप्लाई माना जाता है। यहाँ पर तो आपने ITC क्लेम ही नहीं किया तो फिर सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। He also gave away his stock of old consumer goods amounting to ₹75,000 on which he had claimed ITC to an orphanage home। मैंने orphanage home को 75,000 का स्टॉक दे दिया है जिस पे मैं ITC क्लेम कर चुका हूँ, तो ये शेड्यूल फर्स्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे ITC क्लेम कर चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं, ही रिसीव्ड, मतलब मेरी बात हो रही, ही रिसीव्ड गुड्स ऑन फर्स्ट में दैट आर लाइबल फॉर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 5th में एंड पेमेंट ऑफ द सेम वाज मेड ऑन 6th जून। मैंने कोई गुड्स खरीदा जो RCM में टैक्सेबल है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी उसमें मेरी आएगी। ओके, चलो। ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक, मैंने ट्रक के लिए कुछ रिपेयर एक्सपेंडिचर किया है। मेरा ट्रक है, वो ट्रक मान लीजिए ये मेरा ट्रक है। अब ये जो ट्रक है मेरा, बराबर है, ये ट्रक मैंने खरीदा, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए में, इस पर मैंने GST पे किया। अब ट्रक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होता है, मान लो मैंने GST पे किया 18 लाख, तो मुझे इसका ITC मिलेगा। अब ट्रक का अगर मैं ITC ले सकता हूँ तो याद रखना, अगर उसको रिपेयर करवा रहा हूँ, उसका इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो मैं GST पे कर रहा हूँ, रिपेयर पे जो मैं GST पे कर रहा हूँ, मैं उसका भी क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। तो ज़रा देखते हैं, ही पेड रिपेयर एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक used for transportation of goods of his business. Okay, GST component involved thereon is ₹13,000. Okay, he arranged for catering on Labor Day function and paid bill in which GST component is 15,000. Okay, he received first lot of certain goods having GST component is 25,000. Okay, इधर देखना बेटा, ये जो 13,000 है इसका मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ, ITC क्लेम कर सकता हूँ इसका मैं। और ये जो लेबर है, लेबर के डे पे मैंने जो कैटरिंग सर्विसेज ली है, ये ब्लॉक है, ये क्या आपके ब्लॉक। उसके अलावा ही रिसीव्ड फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग GST कंपोनेंट इज 25,000। फर्स्ट लॉट मुझे मिला जिस पे GST का कंपोनेंट 25,000। तो याद रखना, जब लॉट्स में माल आता है तो लास्ट लॉट जब आपको मिलता है तो आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो इसका क्रेडिट मिलेगा, बट अभी इस महीने में तो नहीं मिल सकता। ओके, तो अभी सिर्फ 13,000 का मिलेगा। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless specified otherwise. Condition necessary for claiming ITC have been fulfilled subject to the information given above. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. जरा देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, which of the following is not considered as supply as per the provision of CGST Act 2017। नीचे जो आंसर दिया गया उनमें से सप्लाई किनको नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मनी की कैटेगरी में चला गया, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक, दूसरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये सिक्योरिटी की कैटेगरी में जा चुका है, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तीसरा बेटिंग, ये एक्शनेबल क्लेम है, ये सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। तीसरा प्रॉमिस्ड नोट, ये मनी है, तो जब मनी और बिल ऑफ एक्सचेंज और अनसिक्योर्ड डिबेंचर ना गुड्स से ना सर्विस है तो वो सप्लाई हो ही नहीं सकते, कभी सप्लाई नहीं हो सकता वहाँ का। ओके, तो इस केस में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अमाउंट टैक्सेबल है वो अमाउंट वो वैल्यू आपको बतानी है। तो इधर आओ बेटा, रिवर्स चार्ज का हमने यहाँ पे अभी ऊपर हमने कैलकुलेशन किया था आरसीएम में। एक ये वैल्यू आरसीएम में जा रही है 40,000 और एक ये 35,000, ये ओके, टोटल 75,000 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्लंडर हुआ है, क्या गड़बड़ हो गई है, इसका जो सोल्यूशन उन्होंने दिया है राइट आंसर 75,000 ही होगा, यही आपको एग्जाम में लिखना है। सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया, सिर्फ ए को कवर किया यहाँ पर, ए 35,000 जो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप जब देखोगे एंट्री नंबर भी मैं बता देता हूँ बेटा आपको, आप चेक कर लेना। एंट्री नंबर 5A जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, उसमें साफ साफ लिखा है कि कभी भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देता है, किसकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देता है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बराबर है आरसीएम। और कब, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट भले रजिस्ट्रेशन से कम है बट मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले लिया है, ओके, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। फर्स्ट लाइन ही यही बोलती है, इधर देखो पशुपतिनाथ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर लिखा हुआ है यहाँ पर, बराबर। और ये भी है रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसिस। अब गोडाउन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे रहे हो आप फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, बराबर है, लोकल म्यूनसिपलिटी मतलब लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे 75,000 राइट आंसर आएगा, इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट, और अगर आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट में लिख करके बताना कि सर आप रॉन्ग है और ये हमारा लॉजिक है। वैसे 99% मैं रॉन्ग नहीं हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस के बाद में ही ये पॉइंट आपको समझाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर्स, दोनों ही सप्लाई नहीं माने जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर पे आईटी से क्लेम नहीं किया और पर्सनल कार नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी, खाली स्टॉक जो आपने बेचा वही वैल्यू, और वो कितने में बेचा था, 75,000 में। आ जाओ इधर, ये 75,000, ओके, तो सप्लाई 75,000 होगी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति। पशुपति को जो गुड्स मिला उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। सर कौन सा गुड्स, ये वाला बेटा, ये केस, ये वाला आरसी में जो टैक्सेबल है। जब गुड्स आपको मिलता है और आरसी में गुड्स आता है तब याद रखना टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। पहला, जब गुड्स आपको रिसीव्ड हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और दूसरा केस जिस दिन आप पेमेंट करते हो, डेट ऑफ पेमेंट। मतलब मैं, आप मतलब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट, मैं रिसिपिएंट हूँ तो जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा या जिस दिन मुझे माल मिला, दोनों में से जो भी डेट है, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जिस दिन मुझे इनवॉइस दिया गया, इनवॉइस इशू हुआ, सॉरी इनवॉइस इशू करने के डेट, उसके बाद 30 दिन एक्सपायर होने दो और उसके बाद पहला दिन, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी है, विच एवर इज अर्लियर। तो इधर आ जाते हैं जरा, मुझे गुड्स रिसीव्ड हुआ 1 मई को, बराबर है। नेक्स्ट इनवॉइस इशू हुआ 5 मई को, तो ऑब्वियसली 30 डेज तो उसके बाद में आएंगे, जून में जाएगा ये तो, और पेमेंट जो वो भी जून में हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1 में होगी, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी आपके 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर पशुपति। यहाँ पे भी मैं डिसअग्री हूँ आईसीआई के आंसर से, बराबर है। क्यों डिसअग्री, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसमें चारों ऑप्शन ही मुझे सही नहीं लगे। कैसे नहीं लगे मैं बताता हूँ। मुझे क्रेडिट कितने का मिलेगा ये पूछा गया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर पशुपति। अब क्रेडिट किसका मिलेगा, तो इधर देखो हमने कैलकुलेट किया था क्रेडिट, आ जाओ बेटा, ये 13,000 का, बराबर है। बट बेटा याद रखना एक प्रोविज़न और भी है, आरसीएम में अगर आप कभी भी पेमेंट करते हो, आरसीएम में अगर आप कभी भी पेमेंट करते हो, बराबर है, तो टैक्स तो मैंने पे किया है, रिवर्स चार्ज में मेरी लायबिलिटी थी, बट उसका क्रेडिट भी मिलता है मुझे। इसका मतलब ये 1750 का भी क्रेडिट मिलेगा, और ये जो वैल्यू है 40,000, इस पर जो जीएसटी पे करूँगा उसका भी मुझे क्रेडिट मिलेगा।
उसका भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो इसका मतलब क्रेडिट सिर्फ 13,000 का नहीं मिलेगा, 13,000 प्लस 1750 प्लस जीएसटी ऑन 40,000। अब रेट यहाँ पे दी भी नहीं है, बट जीएसटी ऑन 40,000 बराबर है। इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ 13,000 को राइट किया है कि इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इन्होंने आरसीएम को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, ध्यान से सुनना। आंसर ये होगा आपके कि भाई 13,000 प्लस 1750 प्लस जीएसटी ऑन ₹40,000 बराबर है, जिसकी रेट इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी, ये वाला। ओके, समझ में आया। बट अब जो है वो, या इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर है। तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आप कैलकुलेट करना है एक्सेप्ट आईटीसी ऑन आरसीएम, आरसीएम पे जो आईटीसी उसको छोड़ करके, तो फिर आंसर 13,000 राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। तो ये दो मिस्टेक्स हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस आता है हमारा मैसेज विट्ठल एंड कंपनी, ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. The firm opted for composition scheme since April. अब अप्रैल से वो कंपोजिशन स्कीम में, अब मान लीजिए कि मैं सिर्फ विट्ठल एंड कंपनी हूँ और मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ अप्रैल से ही। इट्स टर्न ओवर क्रॉस्ड 1.5 करोड़ ऑन 9 मई। इसका मतलब 9 तारीख से, 9 मई से ही मैं रेगुलर स्कीम में चला जाऊँगा। ओके, रेगुलर स्कीम में चला जाऊंगा। एंड एज ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेट डेट, मैं अपने आप ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाऊंगा, रेगुलर स्कीम में आ जाऊंगा। तो मतलब मैं 9 मई से रेगुलर स्कीम में आ चुका हूँ। ओके, विट्ठल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10 जून टू सूर्य एंड कंपनी ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। सूर्य एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स विद इट्स कन्फर्मेशन मेल डेटेड ऑन 15 दिसंबर। अब ये क्या कहना चाहता, ध्यान से सुनना। विट्ठल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10 जून टू सूर्य एंड कंपनी, मैंने सूर्य एंड कंपनी को माल बेचा बराबर 10 जून को, और अप्रूवल बेस सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और रिस्पॉन्स मुझे कब मिला 15 दिसंबर को। बट बेटा इधर देखो, जून में मैंने बेचा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 दिसंबर में 6 महीने पूरे होते हैं। इन 6 महीने में मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। तो 10 दिसंबर मेरी लास्ट डेट होती है इनवॉइस इशू करने की, और ये मान लिया जाएगा 10 दिसंबर को मैंने सप्लाई कर दी है यहाँ पर। फिर भले अप्रूवल 15 दिसंबर को ही क्यों ना आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। इट कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कुछ केसेस में मैंने जीएसटी भी पे किया। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विस, मुझे कुछ सर्विस मिली, इंटेंडेड टू बी यूज फॉर पर्सनल पर्पज। तो बेटा पहले ही इसका गला दबा दो, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं मुझे। स्टॉप, पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया, ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर बिजनेस पर्पज बीइंग द टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी 25 सीसी। अब मोटर व्हीकल्स अगर आप खरीदते हो जिसमें पैसेंजर की बैठने की कैपेसिटी 13% से कम है, या बराबर नॉट मोर देन 13 या 13 भी है, तब भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले बिजनेस के काम में लो। अब मोटर व्हीकल जनरली होती है 4 व्हीलर, ये है 2 व्हीलर। 2 व्हीलर के केस में क्या होगा, जब कभी भी 4 व्हीलर से नीचे का मोटर व्हीकल्स होता है जैसे 3 व्हीलर 2 व्हीलर, तो कैपेसिटी 35 सीसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 सीसी से ज़्यादा हुआ तो फिर वो मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में आ जाएगा और क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो इंजन की कैपेसिटी है वो 25 सीसी है, 25 सीसी परफेक्ट है, चलेगा। यहाँ पर इसको हम क्रेडिट के लिए एलिजिबल मानते हैं, ये आईटीसी आपको मिल जाएगा क्योंकि ये नॉट मोर देन 35 सीसी है। ओके, 35 सीसी से ज़्यादा हुआ तो ये मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में चला जाता। नेक्स्ट आते हैं बेटा, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर कितना, 19,000। अब मैंने जीएसटी पे किया तो इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर में बिजनेस के काम में लूँगा, बराबर है। जरा देखते हैं, जीएसटी पोर्शन वॉज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो जीएसटी मैंने पे किया है ना, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिया 1 लाख रुपए का, बराबर, एक एग्जांपल, 19,000 का मैंने जीएसटी पे किया। मान लीजिए 1,19,000, एक एग्जांपल है खाली है,
इस पर मैं इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ, मतलब आईटीसी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है, मतलब जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं आईटीसी नहीं ले सकता अगर इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने खुद ने ही सुसाइड कर लिया, अपने रास्ते खुद ने ही बंद कर लिए कि क्रेडिट नहीं ले सकता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग में विट्ठल एंड कंपनी हैड रिवर्स्ड आईटीसी, मतलब ये क्या कहना चाहता है, मई मंथ में विट्ठल एंड कंपनी हैड रिवर्स आईटीसी ऑफ ₹10,000। अब मई मंथ में मतलब पहले रिवर्स किया था for not making payment to vendors within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. ये क्या कहना चाहता है, मालूम है आपको एक प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, अगर 180 डेज में आप पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर को, जैसे कि मैंने आपसे माल खरीदा, मैंने आपसे सर्विस ली, मैं आपको 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं करूँगा, फॉरवर्ड चार्ज वाला केस होना चाहिए, ये याद रखना, मैं आपको 180 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में मैंने जो आपसे माल खरीदा या मैंने जो आपसे सर्विस ली, उस पर जो जीएसटी का क्रेडिट मैंने लिया वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। फिर वो क्रेडिट मैं वापस कब ले सकता हूँ, जब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, फुल वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट दोनों, पार्टली पेमेंट किया तो पार्टली मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा क्रेडिट 10,000 रिवर्स हो गया था मई मंथ में, क्यों, क्योंकि मेरे 180 डेज पूरे हो गए और मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से क्रेडिट रिवर्स हो गया। अब अगस्त में मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगस्त में मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ, तो अगस्त में मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आउट ऑफ परचेज मेड एंड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग अर्लियर मंथ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्या है, XYZ ABC PQR, ये कुछ सप्लायर है जिनसे माल खरीदा, पेमेंट इज ड्यू, 165 डेज हो गए, XYZ का पेमेंट नहीं किया मैंने, 199 डेज हो गए, ABC का पेमेंट नहीं किया, PQR का पेमेंट किए हुए 99 डेज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली ये एक प्रॉब्लम करेगा, क्यों, क्योंकि 180 डेज क्रॉस होते ही मैंने इनकी सप्लाई पे, इनसे जो मैंने माल खरीदा, इनसे जो मैंने सर्विस ली, उस पर जो जीएसटी पे किया उसका मैं क्रेडिट ले चुका हूँ, वो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि 180 डेज एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये सितंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। नेक्स्ट, विट्ठल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएट एंटरप्राइजेज लोकेटेड इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में एक रघु एंड कंपनी है, जो एक अकाउंटेंट है, वो मुझे अकाउंटिंग की सर्विसेज देता है, मेरा एसोसिएट एंटरप्राइजेज है, मतलब जस्ट लाइक रिलेटेड पार्टी। ओके, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर दिस सीरीज ऑन 1 सितंबर को उसने जो सर्विस दी उस सर्विस का इनवॉइस इशू किया, विच वॉज एंटर्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी इन इट्स बुक्स ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मैंने अपनी बुक में एंट्री की कि मुझे सर्विस मिल गई, पेमेंट की एंट्री नहीं, सर्विस मिलने की एंट्री। ओके, बट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30 सितंबर, और पेमेंट मैंने किया 30 सितंबर को। अब ये देखो, ये जो चीज़ होती है ना बेटा, ये जनरली आपके टाइम ऑफ सप्लाई के लिए यूज़ होती है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज का केस सही है कि अगर आप कभी भी अपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से सर्विस ले रहे हैं, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, आप टैक्सेबल टेरिटरी में, आप किसमें, टैक्सेबल टेरिटरी में, ओके, और आप उनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं अगर, बराबर है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट, और जिस दिन आप पे, और एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस दिन मैंने एक्सपेंडिचर को डेबिट किया, नॉट पेमेंट, पेमेंट की एंट्री नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर को डेबिट किया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मेरे से इतना खर्चा हुआ या इतना एक्सपेंडिचर हुआ या इतने की सर्विस मुझे मिली, और वो डेट यहाँ पे क्या, 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर, और पेमेंट कब किया, 30 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 30 सितंबर, तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 30 सितंबर। नेक्स्ट आते हैं, ऑल दी सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंटरेस्टेड unless specified otherwise, conditions applicable for availment of ITs are fulfilled subject to information given above. Based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions. अब इसमें जो है कुछ जो गलती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी एक MCQ रॉन्ग है, जरा आते हैं। Vittal and company needs to furnish a statement containing details of the stock of inputs held in finished goods on the withdrawal of composition scheme by, बराबर है, ये क्या बोलता है कि आपको एक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, बराबर है, वो स्टेटमेंट आप कब तक सबमिट करेंगे वो यहाँ पे पूछा गया है। अब बेटा स्टेटमेंट सबमिट करने का एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है ना बेटा। तो यहाँ पर जो आपको ये स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है
बराबर। GST CMP 01 फॉर्म जो होता है आपके, वो आपको सबमिट करना पड़ता है, विड्रॉल से 30 डेज़ के अंदर अंदर, बराबर। तो 30 डेज़ हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पर आप 9 मई को रेगुलर स्कीम में आ गए थे, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई थी, बराबर है। वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आपके जो है मई मंथ जो वो हो गया 31 डेज़ का है ना, तो मई मंथ के अंदर आपके डेज आ गए 9 को हुआ तो 22 डेज़, और जून के 8 दिन, मतलब 8 जून तक आपको जो है डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो 8 जून। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसमें, इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस विट्ठल एंड कंपनी शेल इशू द इनवॉइस। यस, इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ। तो 10 जून को भेजा था अपन ने, देखा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 दिसंबर तक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ के लिए जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको बताना, जरा आ जाते हैं ऊपर, चेक कर लेते हैं एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक तो ये 10,000 का जो हमने देखा, ये 10,000 का मिल रहा था उनको, बराबर है। इसके अलावा ये बाइक का जो ना 2 व्हीलर का केस है 9,000 और ये 10,000, टोटल 19,000। ये तो रिवर्स हुआ था 15,000, तो 19,000। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, 19,000 इज राइट आंसर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ITC टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर मंथ के लिए ITC जो रिवर्स होगा 15,000, ये हमने यहाँ पे किया था, ये वाला 15,000। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विट्ठल एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ये भी हमने कर लिया था, एसोसिएट एंटरप्राइजेस से जब मिलती है सर्विस, तो ये रहा आपका 30 सितंबर और 10 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर 30 सितंबर। सितंबर, सेकेंड का B, फोर्थ का C, थर्ड का B, सेकेंड का C और इसका 8 जून। ओके, चलो यहाँ तक कोई डाउट? चले आगे। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 3, मैसर त्रियंबक एंड कंपनी LLP, एक LLP है, LLP पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मैसर त्रियंबक एंड कंपनी हूँ और मैं काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, और ये मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फर्म हूँ, LLP पार्टनरशिप फर्म हूँ मैं। इट प्रोवाइड्स GTA सर्विसेज टू गवर्नमेंट, मैं GTA सर्विसेज देता हूँ किसको? गवर्नमेंट को। टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, बराबर है। तो ये रजिस्टर्ड डीलर वर्ड लिखना थोड़ा सा गलत हो जाए, डीलर का मतलब होता है जनरली गुड्स के साथ में डील करता हूँ, बट यहाँ पे हमको मानना कि एक ये गुड्स और सर्विस दोनों में मैं डील करता हूँ यहाँ पर, बराबर है। अब आ जाओ यहाँ पे, GST प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस, में अलग अलग सर्विसेज देता हूँ, तो इसमें GTA सर्विसेज जो है देखना, इट प्रोवाइड्स GTA सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब हम देते हैं तो उस वक्त टैक्स नहीं लगता। कब नहीं लगता है? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए तो एग्जम्प्ट है, बट अगर कोई दूसरी सर्विसेज भी देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो फिर उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इट प्रोवाइड GTA सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। इसका मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भी अलग अलग सर्विसेज देता है। तो याद रखना, अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि ये एग्जम्प्ट है 21B में, तो याद रखना वो एग्जम्पशन इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर टैक्स लगेगा, और लगेगा तो किस में लगेगा? RCM में। सर RCM में क्यों लगेगा? कॉमन सेंस की बात है बेटा, मैं GTA की सर्विस दे रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो वो एक बिजनेस एंटिटी, क्योंकि वो अदर सर्विसेज भी दे रहा है, तो मेरे लिए वो बिजनेस एंटिटी है और वो रजिस्टर्ड है GST में। तो जब GST में रजिस्टर्ड पर्सन को मैं कोई सर्विस दूंगा तो RCM लगेगा। अगर 5% वाली रेट है तो 12% होता तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता। ओके,
चलो, तो अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है रेट का, तो हम आरसीएम वाली रेट 5% ही पकड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट, द फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी टू एनबीएफसी लोकेटेड इन मुंबई। सर ये तो आरसीएम में आएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर एनबीएफसी को या बैंक को सर्विस देता है तो आरसीएम लगता है, बट वो तब लगता है जब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो। मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, LLP फॉर्म हूँ मैं, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। The firm also provide gift to each of its employee valuing 50,000 once in a financial year. No supply. No supply. Mr. Triambak and company let out its warehouse to Mr. Grushnesh, who in turn let out to an agriculturalist for warehousing of agricultural produce. मतलब मैं एक पर्सन को लेट आउट कर रहा हूँ, रेंट पे दे रहा हूँ अपना गोडाउन, और वो उसको आगे रेंट पे दे देता है सब लेटिंग के लिए। ओके, द फर्म ऑल्सो अंडरटेक मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चरलिस्ट। और दूसरा काम यहाँ पे जो है, आगे ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा दूसरा काम है वो क्या है, मैं जो पैडी होती है उसमें से राइस निकालता हूँ। तो इधर देखना बेटा, दोनों ही केस में टैक्स लगेगा। मैं अगर अपना वेयरहाउस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देता, मैं देता, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह रखने के लिए देता, या वहाँ पर आपके राइस वगैरह के स्टोरेज के लिए देता तो नहीं लगता। राइस भले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट उसका स्टोरेज एग्जम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने किसी पर्सन को दिया है और वो पर्सन आगे किसी और को दे रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एग्रीकल्चरलिस्ट को दे रहा है, तो उसका केस जो है वो एग्जम्पशन में जा सकता है। मेरा केस यहाँ पे बिल्कुल एग्जम्पशन में नहीं जाएगा, मेरे यहाँ पे टैक्स लगेगा, क्योंकि मैंने जिसको दिया वो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो अपना जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ वो नहीं कर रहा, किसी और का एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट वो रख रहा है। मैंने किसी को जो दिया वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं दिया था। नेक्स्ट है मिलिंग टू पैडी, इंटरमीडिएरी प्रोसेस है, बराबर है। और इंटरमीडिएरी प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होता है तो एग्जाम्प्ट होता है। मिलिंग टू पैडी राइस से रिलेटेड होता है और राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें कैरेक्टर चेंज होता है, ये टैक्सेबल है, तो ये भी टैक्सेबल। नेक्स्ट, द फॉर्म वॉज सर्व्ड विद एन ऑर्डर बाय द जीएसटी अथॉरिटी डिमांडिंग टू पे जीएसटी ऑन 2 काउंट्स। अब मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की होगी, फ्रॉड किया होगा, जिसके लिए मुझे केस हुआ सेक्शन 73-74 का, और जिसमें उन्होंने मुझे कुछ ऑर्डर भेज दिया कि महेश गौड़ आपको जीएसटी पे करना है 45,000 45,000 फॉर सप्रेशन ऑफ सेल फिगर इन मंथली रिटर्न में। दूसरा, डिमांड टू पे जीएसटी ऑन 55,000 फॉर फ्रूडेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फ्रॉड करके मैंने रिफंड ले लिया, तो दोनों ही केस में 45 प्लस 55,000 1,00,000 रुपए की डिमांड है जो मुझे पे करनी पड़ेगी। और ये जो डिमांड होती है वो फिर कैश में पे करनी होती है, इसके लिए मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता फर्दर इन द पर्टिकुलर मंथ ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है ऑफ द फॉर्म वॉज 20,000 आईजीएसटी की, 10,000 सीजीएसटी की, 10,000 एसजीएसटी की, ये मुझे पे करनी है। ओके, द फॉलोइंग क्रेडिट वर अवेलेबल इन दिस सेड मंथ। मेरे पास में क्या क्या क्रेडिट है, आईजीएसटी का 8,000, सीजीएसटी का 12,000 एंड एसजीएसटी का 5,000, ये क्रेडिट मेरे पास पड़ा है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रा स्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। Condition for availing ITC are fulfilled subject to the information given above. Based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions. क्या क्या सही है जरा देखते हैं। Choose the correct statement. पहला, for GTA service, government is liable to pay GST under reverse charge. Yes. क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था क्या, ये टैक्स लगेगा आरसीएम में रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अगर रजिस्टर्ड होता तो एग्जाम्प्ट हो जाती है, बट वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो वेरियस सर्विसेज भी दे रहा है, कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। और किसमें, आरसीएम में, क्योंकि यहाँ पर जीटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी रेट 5% वाली है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में 12% दिया नहीं, दिया अगर 12% दिया होता तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में लेते इसको। नेक्स्ट आते हैं आपके इसी के अंदर, फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज एनबीएफसी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रॉन्ग, वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता तो रिवर्स चार्ज में आता। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं हूँ, मैं एलएलपी में एक फर्म हूँ। ओके, फॉर जीटीएस सर्विस
त्रियंबक एंड कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नहीं 12% होता तो फॉरवर्ड चार्ज में लाइबल होते। फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस त्रियंबक एंड कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यस ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो फर्स्ट और फोर्थ इज राइट, सी इज राइट ऑप्शन। गिफ्ट फॉर of rupees 50,000 in value provided by Triambak and Company to each its employee will be supply of goods नहीं, supply of service नहीं, both supply of goods और service बिल्कुल नहीं, neither supply of goods not supply of service, yes क्योंकि वो सप्लाई 50,000 रुपये तक सप्लाई नहीं मानी जाती है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है 50,000 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर तक सप्लाई कंसिडर नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू गुरनेश इज एग्जाम्प्ट, बिल्कुल नहीं, गुरनेश एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, बराबर है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है इनका। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज एग्जाम्प्ट, बिल्कुल रॉन्ग है, वो भी टैक्सेबल है, हमने देखा। तो लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू गुरनेश इज नॉट एग्जाम्प्ट, यस वो टैक्सेबल है, नॉट एग्जाम्प्ट। मीनिंग ऑफ पेड इनटू राइस इज नॉट एग्जाम्प्ट, यस ये भी राइट है, थर्ड एंड फोर्थ मतलब बी। मिस्टर त्रियंबक एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है? तो जरा देख लेते हैं हम। ये वाला तो ओपनिंग बैलेंस है इनका, ये वाला क्रेडिट अवेलेबल है उनको, तो इसके लिए तो एलिजिबल है, बट उनके अलावा कोई और क्रेडिट है क्या यहाँ पर, हम देख लेते हैं। सर ये आरसीएम वाला, इसमें तो बेटा टैक्स हम पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे करिए तो उसको क्रेडिट मिलेगा, बराबर है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो इनवर्ट सप्लाई की बात करता हो, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नील। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। जीएसटी लायबिलिटी खाली बतानी है आपको, तो इसमें हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये जो है फ्रॉड वगैरह इस लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये तो डिमांड है, इसको छोड़ करके ये जो है इस लायबिलिटी की बात हो रही है। तो इधर देखना आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मेरी लायबिलिटी कितनी है ज़रा लिख देता हूँ मैं। आईजीएसटी की है 20,000, सीजीएसटी की है 10,000 और एसजीएसटी की है 10,000। अब क्रेडिट जब आप यूटिलाइज करोगे तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं। तो द फॉलोइंग क्रेडिट वर अवेलेबल इन सेड मंथ, ये क्रेडिट आपके पास में ऑलरेडी पड़े हैं, बराबर है। इनमें से हम आईजीएसटी को यूज़ कर लेते हैं 8,000 को। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे हम, तो 8,000 पूरा यूज़ हो गया यहाँ पर पेमेंट के लिए। ओके, उसके बाद में हम सीजीएसटी को यूज़ करते हैं, सीजीएसटी 12,000 है। अब सीजीएसटी जो है वो 10,000 तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा अपने सीजीएसटी के पेमेंट के लिए, फिर भी 2,000 बच गया, वो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, बराबर है, बट एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है एसजीएसटी, वो इनके लिए यूज़ नहीं होगा, किसके, सीजीएसटी के लिए, बट वो एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज़ हो सकता है। पहले एसजीएसटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, कितना है 5,000 यहाँ पे यूज़ हो गया। उस केस में ये आंसर आया आपके 5,000 की लायबिलिटी, ज़ीरो लायबिलिटी, इधर आपके 8 और 10 माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 2 सॉरी 10 माइनस होंगे 10,000, मतलब आईजीएसटी की लायबिलिटी 10,000, सीजीएसटी की नील और एसजीएसटी की 5,000, 10 नील और 5,000, आईजीएसटी 10,000, जीएसटी सीजीएसटी नील, एसजीएसटी 5,000 इज राइट आंसर। ओके, किसी कोई डाउट? पक्का? नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस है केस नंबर 4 हमारा। मिसेस चंचला, ए डॉक्टर हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल इज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। इन पेशेंट मतलब जो एडमिटेड पेशेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर स्पाउस, स्पाउस से वो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ले रही है, और स्पाउस जो है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आता है। विदाउट एनी कंसिडरेशन,
अब विदाउट एनी कंसिडरेशन है, अगर वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो याद रखना बेटा उस केस में इसको सप्लाई माना जाएगा। शी ऑल्सो अवेल्ड IT रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन। सिस्टर इन लॉ जो है वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आती है। ओके, बहुत सर्विसेज वर फॉर द पर्पस ऑफ हर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन के लिए उनको यूज़ करी थी। और ये भी हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि अगर उनके सिस्टर इन लॉ और उनके जो स्पाउस है वो अगर इंडिया में ही है तो ये उनका बिजनेस है, वो सप्लायर जो है, जैसे कि उनके जो स्पाउस हैं उनका इंटीरियर डेकोरेशन का काम है तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। और जो उनकी सिस्टर इन लॉ है उनका भी काम क्या है, आपके IT रिलेटेड सर्विसेज देना। ओके, तो वो भी उनके लिए इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। और चंचला यहाँ पे अपने बिजनेस के काम में उन सर्विसेज को लेती है। ओके, तो इस केस में उसके जो स्पाउस की सर्विस है वो सप्लाई मानी जाएगी, बट सिस्टर इन लॉ की सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। Mrs. Chanchla provide treatment of various diseases in her hospital, and apart from that, she also provide the following services in her hospital. क्या क्या सर्विसेज देते हैं जरा देखते हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस। देखो, अगर किसी का प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े और वो जरूरी है उनकी हेल्थ केयर के लिए तो वो एग्जम्प्ट होता है। जैसे किसी का मुंह जल गया, बराबर, आग से मुंह जल गया किसी का, बराबर है, या ब्लास्ट हो गया फोन जिसकी वजह से मुंह जल गया, तो वो एक सिचुएशन ऐसी जिसमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, उस केस में वो सर्विस एग्जम्प्ट होती है। बट अगर कोई आदमी जाकर के बोलता नहीं मैं हूँ ठीक लेकिन मेरे को चेहरा चाहिए ऋतिक रोशन के जैसा, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, तो डॉक्टर उस केस में प्लास्टिक सर्जरी करता तो टैक्स लगता है, तो यहाँ पर ये टैक्स लगेगा। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट एग्जम्प्ट होती है हमेशा। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस, ये भी टैक्सेबल होगा। आप रेंट पे दे रहे हो किसको, मेडिकल स्टोर के लिए एक प्रीमाइसेस रेंट पे दे रहे हो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, आपको हेल्थ केयर की सर्विस नहीं दे रहे हो, आप रेंटिंग की सर्विस दे रहे हो, टैक्स लगेगा। हेल्थ केयर की होती तो एग्जम्प्ट होता, वो अलग बात है। मेडिकल वाला जो सर्विस दे रहा है वो मेडिसिन वगैरह की दे रहा है, तो वो भी सर्विस नहीं दे रहा, वो गुड्स दे रहा है, मेडिसिन बेच रहा है वो। She is also a consultant in other hospital and received 40 lakhs as a consultancy fee फ्रॉम अदर हॉस्पिटल। दूसरे हॉस्पिटल में आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो तब भी वो हेल्थ केयर से रिलेटेड मानी जाती है, और ये 40,000 भी आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्दर शी ऑल्सो प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी। अब इधर देखना, चंचला कैंटीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है एंड रिसीव 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट्स। जो एडमिटेड पेशेंट है उनसे 55,000 रुपीज़ वसूल होता है, 55,000 रुपीज़ वसूल होता है उनसे। इस केस में बेटा ये जो 55,000 है वो एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट माना जाता है, कंपोजिट सप्लाई के जैसा होगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल एलिमेंट है क्या, हेल्थ केयर सर्विसेज। जो एडमिट पेशेंट उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशनिस्ट अगर कोई डाइट बोलता तो वो डाइट्स भी देनी पड़ती है, तो वो सब के सब जो है उनका पैसा जो लिया जाता है ट्रीटमेंट के साथ में लिया जाता है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट एडमिट नहीं है या जो विजिटर्स है उनको अगर खाना खा रहे हैं और उनसे जो पैसा लिया जा रहा है उस पर GST लगेगा। तो 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड नहीं है, इस 35,000 पे टैक्स लग जाएगा। और ₹25,000 फ्रॉम विजिटर्स फॉर द सेम फैसिलिटी, तो यहाँ पर 35 + 25 ये दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे बेटा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट शी फाइल GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विथ सम एरर। अच्छा, जून में फाइल किया और उसमें कुछ एरर आ गई है, यहाँ पे एरर। शी फाइल्ड एन एनुअल रिटर्न, उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के 31 अक्टूबर को उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। वेयर एज द ड्यू डेट ऑफ सेड एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जबकि ड्यू डेट एनुअल रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एरर रेक्टिफाई की जा सकती है, बट कब की जा सकती है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, जो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है वो डेट, और 20 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर है ना, तब तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो उस एरर को, उसके बाद नहीं कर पाओगे। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैसेज चंचला सुमोटो ऑन 31 जुलाई। सुमोटो से उन्होंने 31 जुलाई को चंचला का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वॉज सर्व ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त को ऑर्डर सर्व हुआ। हाउएवर शी अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ द सेम एंड गॉट हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवोक्ड। अब यहाँ पर रिवोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। ओके, तो कैंसिलेशन ऑफ 5 अगस्त, इसके 30 डेज के अंदर अंदर रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, wherever applicable all the supplier effort above is interest rate unless specified otherwise।
फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज डीम्ड सप्लाई, यस। आप अपने स्पाउस रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन भी सर्विस ले इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई मानी जाएगी। नेक्स्ट, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम अर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, नो। सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो शेड्यूल फर्स्ट में भी कवर नहीं होगा। सर्विस क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन ली गई है, और विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल फर्स्ट में कवर होता है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में, तो ही यहाँ पे सप्लाई माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा यहाँ पर, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम द स्पाउस इज नॉट ए डीम्ड सप्लाई। जो स्पाउस ने सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज नॉट ए डीम्ड सप्लाई, राइट। तो फर्स्ट और फोर्थ राइट है, ये वाला ऑप्शन राइट। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैसेज चंचला। मैसेज चंचला जो कैंटीन की सर्विस देते हैं, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल सप्लाई क्या, वो बतानी है। टैक्सेबल सप्लाई आपके ये 35,000, ये 25,000, टोटल कितना हो गया 60,000। नेक्स्ट, मैसेज चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यस। 5 अगस्त को कैंसिलेशन की बात हुई, तो इसका मतलब उसके 30 डेज के अंदर अंदर मैंने बोला, तो अगस्त के 5 अगस्त से तो 30 डेज काउंट करो। अगस्त में आपके डेज आ जाएंगे 26 डेज अगस्त के, क्योंकि 31 तक होता ना अगस्त। सितंबर के 4 दिन, तो 30 डेज 4 सितंबर तक, 4 सितंबर तक रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम परमिसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून इज, नेक्स्ट अक्टूबर की 20 तारीख, मैंने बताया था हमारे केस में 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैसेज चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, बराबर है। तो इधर आ जाओ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एग्जम्प्ट है, प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी फेस टैक्सेबल है, एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जम्प्ट है, रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर टैक्सेबल है, कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय मैसेज चंचला इन अदर हॉस्पिटल एग्जम्प्ट है, मतलब सेकंड और फोर्थ एग्जम्प्ट है। सी 20th अक्टूबर, 4th सितंबर 60,000, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, कोई डाउट बेटा? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या, मैसेज विशाली एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म। विशाली एंड कंपनी है जो एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम गोला मार देते हैं पार्टनरशिप फर्म को। इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला के अंदर ये कंपनी स्टेब्लिश है। अभी ये वाली इंफॉर्मेशन में ये नहीं बोला गया कि वो GST में रजिस्टर्ड है या नहीं है। द फर्म बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10 जुलाई। 10 जुलाई को वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होती है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 जुलाई को उनका टर्नओवर जो है प्रिस्क्राइब लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो क्रॉस कर रहा हो, तो जब भी वो लाइबल होते हैं उसके लाइबिलिटी, जब भी लाइबल होते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप 30 डेज में एप्लीकेशन दे दोगे तो जिस दिन आप लाइबल थे वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, और 30 डेज के बाद दिया तो जिस डेट को RC मिला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है। ओके, चलो आते हैं आगे। द फॉर्म बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th जुलाई। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त। 10th अगस्त को उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी, तो मतलब 30 डेज के बाद दी है उन्होंने। एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाई 14th अगस्त। इसका मतलब इफेक्टिव डेट हो जाएगी आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, DOR डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14th अगस्त। द फर्म रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम लिश्योर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड। अब ये लिश्योर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड जो है, इस कंपनी से उनको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिली। इसका मतलब स्पॉन्सर कौन हुए, विशाली। विशाली जो है ना वो स्पॉन्सर है, उसने पैसा दिया, किसको दिया, लिश्योर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड, LTB प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं।
तो इसका मतलब ये स्पॉन्सर है और इन्होंने पैसा दिया। मान लेते हैं इन्होंने 10 लाख रुपीज़ दिया, उस 10 लाख पे टैक्स आरसीएम में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में। तो इधर देखना, सप्लायर है ये कंपनी, रिसिपिएंट है ये, क्योंकि पैसा देने वाला हमेशा रिसिपिएंट होता है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है। तो सर्विस ये दे रहे हैं, ये सप्लायर है, ये पैसा दे रही है, मतलब ये स्पॉन्सर है। अब यहाँ पर आरसीएम कब लगेगा? जब रिसिपिएंट पार्टनरशिप फॉर्म या बॉडी कॉरपोरेट हो, फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट। और यहाँ पे हमने देखा कि ये फर्म है, तो फर्म अगर रिसिपिएंट है तो उस केस में ये केस आरसीएम में जाएगा। तो ये वाला केस तो आपके चला गया बेटा आरसीएम में। नेक्स्ट आते हैं, इट रिसीव्ड ए कंसाइनमेंट फ्रॉम मैसेज सेफ लॉजिस्टिक जीटीए विच चार्ज 6% ई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर इट सर्विस। अब जीटीए जो उसने अपने को सर्विस दी है, वैशाली हूँ मैं मान लो, तो मुझे जीटीए ने सर्विस दी है, जीटीए ने मुझसे कितना चार्ज किया? 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। इसका मतलब ये 12% वाली कैटेगरी है, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा यहाँ पर। मतलब जीटीए मुझसे टैक्स वसूल करके डिपार्टमेंट को पे करेगा। ओके। इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड मुझे कोई सर्विस दे रही है, तो याद रखना सिक्योरिटी की सर्विस जो होती है ना, वो आरसीएम में आती है। कब आती है? जब सप्लायर कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बट वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, या सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो। ये दो चीज़ें एक्सेप्शन में है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब रिसिपिएंट तो अपन हो गए, तो रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। यस, हम रजिस्टर्ड है क्योंकि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया था अगस्त में, आरसी मिल गया था। ओके। दूसरा इसमें क्या बोलता है? सप्लायर कौन है? सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जबकि बोला एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आरसीए में नहीं जाएगा, ये जो है आरसीए में जाते जाते बच गया, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते, बराबर है, ये लिमिटेड कंपनी नहीं होती, प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जगह कोई फर्म होती है, एनी पर्सन होता, तो उस केस में ये आरसी में चला जाता। ओके। नेक्स्ट, द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी and its turnover for the quarter ending September on was 14 lakhs, out of which tax supply amounted to rupees 10 lakhs and exempt supply amounted to rupees 4 lakhs। ये क्या कह रहा है कि मैं कंपोजिशन लेवी में हूँ, और जैसे ही मैं कंपोजिशन लेवी में आया, तो अब सबसे पहली चीज़ तो मैं कंपोजिशन लेवी में आया, उसकी वजह से इसका मतलब ये है कि अगस्त में मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ। तो इसका मतलब ये जो प्रोविज़न है ये तो वैसे ही फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा, क्योंकि रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बट कंपोजिशन लेवी वाला नहीं होना चाहिए। तो दो पॉइंट मिल गए इसके फॉरवर्ड चार्ज में जाने के लिए। ओके। फिर आगे आ जाओ, ये क्या बोलता है कि मेरा टर्न ओवर है 14 लैक्स। अब 14 लैक्स मुझे टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो 14 लैक्स में मैं टैक्स कैसे पे करूँगा? तो इधर देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप 1% पे करोगे ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों आएगा। अगर मैं डीलर हूँ तो मैं 1% टैक्स पे करूँगा ऑफ टैक्सेबल सप्लाई खाली, मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST, बराबर है। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर के लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST। अब जरा देखते हैं हम कौन है, तो इधर देखो पार्टनरशिप फॉर्म एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हूँ। कौन हूँ? मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब मैं अगर मैन्युफैक्चर हूँ तो 14 लैक्स का 0.5% CGST एंड 0.5% SGST आएगा। बेटा जरा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, निकालो कितना आएगा। ये आ जाएगा आपके 7,000। चलो नेक्स्ट, द फर्म मेड ए सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी in the month of October having market value of 12 lakhs, wholesale value of 13 lakhs and maximum retail price was 14 lakhs and however transaction was made on 11 lakhs। इधर देखो बेटा, ये क्या बोल रहे हैं, एक फॉर्म है, बराबर, जो मेरी फॉर्म है उसने कुछ इक्विपमेंट्स बेचे किसी अनरिलेटेड पार्टी को। किसको बेचे? अनरिलेटेड पार्टी को। और वो जो इक्विपमेंट है अक्टूबर में बेचे, और उस इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू 12 लैक्स है, मार्केट वैल्यू 12 लैक्स है, होलसेल वैल्यू 13 लैक्स है, बराबर है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस 14 लैक्स है। बट वो आदमी मेरे पास में आया, मैंने उसको 11 लाख में दे दिया, 11 लैक्स में। अब यहाँ पर वैल्यू क्या कंसिडर होगी?
अब हमने तो क्या पढ़ा है इंटर में, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू होती है, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू कब वैल्यू होती है, जब पार्टीज आर अनरिलेटेड पार्टी और प्राइस आर सोल कंसिडरेशन, मतलब बार्टर एक्सचेंज वो सब नहीं होना चाहिए। तो बार्टर एक्सचेंज कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बराबर है, ये कंडीशन पूरी हो गई, और अनरिलेटेड पार्टी ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही वैल्यू मान लेंगे जिस पर ट्रांजैक्शन हुआ, और हमारा ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ, 11 लाख पे, 11 लाख पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा, the firm belatedly paid the tax amount of 40,000 for the quarter ending December 19 on 19th February of the succeeding year. मतलब मुझे 40,000 का टैक्स पे करना था दिसंबर क्वार्टर का, जो दिसंबर में क्वार्टर एंड हुआ, उसका मैंने पे किया 9 फेब को। तो बेटा ब्याज लगेगा यहाँ पर, वो कितना लगेगा अगर पूछा है तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं करते। बाकी की इन्फॉर्मेशन सब आपके एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया वहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई माना जाएगा। चलो ठीक है। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैसेज विशाली एंड कंपनी, विशाली एंड कंपनी के लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, तो हमने ऊपर किया है, कहाँ किया, ये देखो आ जाओ, इफेक्टिव डेट बोला हमारा 14 अगस्त, क्योंकि 30 डेज के बाद अप्लाई किया था इसने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे 14 अगस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अमंग्स द सर्विस अवेल्ड बाय मैसेज वैशाली एंड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में कौन सी टैक्सेबल होगी, स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम लिसियोर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड, यस ये आरसी में जाएगी। जीटीएस सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक, ये फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी, क्योंकि 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी है, 5% होता है यहाँ पे, 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी, तो रिवर्स चार्ज लगता है। सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, अभी प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है, और दूसरा हम खुद भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वैसे भी ये फॉरवर्ड चार्ज में ही जाएगा। तो यहाँ पर एक ही केस है, फर्स्ट वाला ए। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स अंडर सेक्शन 15(1) मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाई मैसेज वैशाली एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में जो ये ट्रांजेक्शन किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने लिखी है 11 लाख, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू कोई वैल्यू मानेंगे, पार्टीज अनरिलेटेड पार्टी, प्राइस भी सोल कंसिडरेशन है, तो जिस वैल्यू पर ट्रांजेक्शन हुआ वही वैल्यू असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी, उसी पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके, कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये क्या बोल रही, टैक्स जो है, टैक्स का अमाउंट बराबर है वो आपको पे करना है क्वार्टर एंडिंग कौन सा, सितंबर में जो एंड हुआ था, मतलब कंपोजिशन लेवी की बात हो रही है बेटा ये। तो कंपोजिशन लेवी के लिए आपको जो टैक्स पे करना है वो कितना होगा, तो हमने कैलकुलेट किया था 7,000 सीजीएसटी 7,000 एसजीएसटी का। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म ऑफ द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, देखो इंटरेस्ट पूछा उन्होंने, तो इधर आ जाओ, दिसंबर में क्वार्टर एंड हुआ था, उसका पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट सर 20 जनवरी, बिल्कुल नहीं बेटा, कंपोजिशन स्कीम में हो आप, और कंपोजिशन स्कीम के लिए 18 होती है, 18 जनवरी, 18 जनवरी को पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने पेमेंट कब किया था, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होती है आपकी 9 फेब, आपने पेमेंट किया 9 फरवरी को, इधर देखो 9 फेब मिला आपको। तो आ जाओ, इन ब्याज निकालते हैं, ₹40,000, इंटरेस्ट की रेट 18% होती है बेटा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम मल्टीप्लाई बाय जो भी डेज होंगे डिवाइड बाय 365 डेज। अब बेटा इधर आ जाओ, डेज कितने होंगे तो इधर देखते हैं, 18 जनवरी को पेमेंट करना था, 9 फरवरी को कर रहे हो तो कितना डिले किया, जनवरी के 13 दिन, जनवरी के 13 डेज, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, बराबर है, फेब के 9 जिस दिन पे करते हो उस दिन का भी ब्याज लगेगा, टोटल कितना हो गया
22 days, 22 days। कैलकुलेट करो बेटा कितना आएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 18% मल्टीप्लाई बाई 22 days डिवाइडेड बाई 365 days, 433.97 मतलब 434 राउंड ऑफ में। आ जाओ यहाँ पे 434 है, यस। समझ में आया। यहाँ पे आपको 20 जनवरी ड्यू डेट मान ली तो ये आंसर रॉन्ग हो सकता है बेटा, पूरा पूरा चांसेस के रॉन्ग होने का। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो एक और चेक कर लेते हैं। 434, 7,000, 11 लाख, 14 अगस्त। ये फर्स्ट वाला कौन सा था? 5 सेकंड का फर्स्ट, ये भी सही है। ओके, तो बेटा यहाँ पे चले हम नेक्स्ट केस की तरफ पढ़ते, हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस आता है मिस्टर मनदीप। मिस्टर मनदीप है रजिस्टर्ड डीलर, एक रजिस्टर्ड डीलर है। मैं मिस्टर मनदीप हूँ, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ओके, नेक्स्ट is engaged in the business of supplying construction material in the state of Assam। मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करता हूँ आसाम में। He availed architect service for his business purpose, for his business from his friend in London free of cost। मेरे दोस्त ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है। तो इधर देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपकी तभी टैक्सेबल होती है जब रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से मिलती है। तो मेरा दोस्त मेरे रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में कवर नहीं होता, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नो सप्लाई। नेक्स्ट, ही ऑल्सो अवेल डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन फॉर 5 lakhs ऑफ हिज पर्सनल पर्पस। इसको आप सप्लाई मानोगे। क्यों मानेंगे? इधर देखना। सबसे पहली चीज़, इंपोर्ट सर्विस का केस है और कंसिडरेशन जा रहा है। जब इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन होता है उस केस में आपको कुछ नहीं सोचना, वो सप्लाई मानी ही जाएगी, भले वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस हो, बिजनेस हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो उस केस में ये सप्लाई मानी जाएगी। कारण क्या है? ये कंसिडरेशन है 5 lakhs। दूसरा, ब्रदर मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? ब्रदर रिलेटेड पार्टी तब होता है जो मुझ पर डिपेंडेंट हो। मेरा ब्रदर तो खुद इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे उसका बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, तभी तो मुझे कंसल्टेंसी दे रहा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, तो मेरी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ओके, तो ये सप्लाई कंसिडर की जाएगी क्योंकि 5 lakhs अमाउंट जा रहा है। तो सर्विस मिल रही है, अमाउंट भी जा रहा है, कंसिडरेशन भी है, सर्विस भी है, इसके लिए ये सप्लाई मानी जाएगी। नेक्स्ट, ही अवेल्ड सर्विस विच आर लाइबल to tax under reverse charge for which date of invoice is 1st September and payment date as per his books of accounts and as per his bank account was 15th November and 18th November। इसका मतलब ये कि ये रिवर्स चार्ज की सर्विसेज है जिसमें इनवॉइस मुझे इशू हो गया था 1 सितंबर को। उसके अलावा बैंक के अंदर मैंने एंट्री कर दी थी 15th नवंबर को, एंड जो पेमेंट हुआ था बैंक अकाउंट से, सॉरी बुक में मैंने एंट्री कर दी थी 15 नवंबर को, और जो पेमेंट हुआ था वो 18th नवंबर को हुआ था बैंक से। ओके, ये जरूर टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट, हिज टर्न ओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। टैक्सेबल सप्लाई 55 lakhs, एग्जम्प्टेड सप्लाई 66 lakhs, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस 8 lakhs। इनवर्ड सप्लाई जो आरसी में टैक्सेबल होती है वो हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं होती, एग्रीगेट टर्नओवर का। रीजन, वो हमारे लिए इनवर्ड सप्लाई वो हमें मिली है, हम दे थोड़ी रहे। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जो आउटवर्ड सप्लाई होती है, जो आप देते हो। ओके, तो ये उसका पार्ट नहीं हो सकती है। Next, he intends to start providing services also from the next financial year and also to avail compulsion scheme under section 10(1) of the CGST Act 2017। He also wishes to make supply to the government। Okay, मतलब कंपोजिशन स्कीम में भी आना चाहता है भाई अपना। ओके, और वो भी सर्विस भी देना चाहता है। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable। All the supply referred above is in interest rate unless specified otherwise। मतलब interest rate supply है। चलो आ जाओ। Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions। पहला केस, in respect of services imported by Mr. Mandeep, जो सर्विसेज मैंने इंपोर्ट की है, मैं मिस्टर मनदीप हूँ, मैंने जो इंपोर्ट की है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, रॉन्ग स्टेटमेंट। वो सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि फ्रेंड मेरी रिलेटेड पार्टी नहीं है, और विदाउट कंसिडरेशन जो है कभी भी सप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन फॉर ₹5 lakhs फॉर हिज पर्सनल पर्पस कंसिडर्ड एज सप्लाई। यस, ये सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? क्योंकि 5 लाख है। अगर ये 5 लाख नहीं लिखा होता यहाँ पर,
बराबर 5 लाख नहीं होता तो ये सप्लाई नहीं होती, कंसिडरेशन है इसकी वजह से सप्लाई माना जाएगा। और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में तो याद रख लो बेटा, कंसिडरेशन जब भी जा रहा है वो सप्लाई माना ही जाएगा, फिर भले वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस हो, बिजनेस हो या ना हो। ओके, नेक्स्ट, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन for rupees 5 lakhs for his personal purpose is not considered as supply, supply मानी जाएगी। तो राइट स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड, सी देख लेते हैं, सी। चलो नेक्स्ट आते हैं, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव्ड बाय मिस्टर मनदीप एंड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई मैंने कहा भी था आपको, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनेगा शायद इस पर, ये रहा। इधर देखो, टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में कैसे निकाली जाती है, सर्विस है या गुड से पहले देखो, ये बिल्ड सर्विसेज, सर्विसेज का केस है। सर्विसेज के केस में फॉर्मूला क्या बोलता है, एसोसिएट एंटरप्राइजेज नहीं है बेटा, ये एसोसिएट एंटरप्राइजेज होती तो अलग फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, पहला 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस बना उसके 60 दिन एक्सपायर होने दो, उसके बाद का पहला दिन, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाता है, जिस दिन आपने बुक में एंट्री कर ली कि मैंने पैसा दे दिया, बराबर है, या आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर, रिवर्स चार्ज में ये देखा जाता है। तो जरा आते हैं, डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी, इधर आओ, पेमेंट डेट एज पर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 नवंबर है, बराबर है, और बैंक अकाउंट 18 नवंबर है, तो ये तो हो गया 15 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। अब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस की डेट है आपकी 1 सितंबर, इनवॉइस डेट 1 सितंबर, तो इधर आ जाओ, सितंबर के 29 डेज, 1 सितंबर है ना, अक्टूबर के 31 डेज, टोटल कितने हो गए 60 डेज, इसके बाद का पहला तारीख मतलब 1 नवंबर, 31 अक्टूबर को 60 दिन पूरे होंगे, 1 नवंबर, तो ये आएगा 1 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, 1 नवंबर, तो आंसर होगा 1 नवंबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर। नेक्स्ट, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मनदीप फॉर द गिविंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना भाई, एग्रीगेट टर्नओवर की इंफॉर्मेशन ये रही, इसमें 55 लाख टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों एग्रीगेट टर्नओवर में आते हैं, बट इनवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं, भले उस वो आरसी में आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो, फिर भी वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पर, तो 55 + 16 कितना आ जाएगा आपके 71 लाख। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का वह 71 लाख। नेक्स्ट, मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर द सेक्शन 10(1) ऑफ द CGST एक्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मेरा टर्नओवर है वो 71 लाख है। क्या है? 71 लाख। ओके, अब 71 लाख टर्नओवर है, बट कौन आ सकता है? या तो डीलर आ सकता है या मैन्युफैक्चरर आ सकता है, और या रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला आ सकता है। जरा देखते हैं मैं कौन हूँ इनमें से। डीलर हूँ, रजिस्टर्ड डीलर, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ कंपोजिशन स्कीम 10(1) में। अब आगे आ जाओ, बट ही कैन सप्लाई सर्विस ओनली अप टू, बट मैं सर्विस कितनी दे सकता हूँ? तो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। याद है, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 10% लास्ट ईयर का हमने निकाला था 71 लाख, ये देखो यहाँ पर इसका 10% कितना होगा? 7.1 लाख। डी इज राइट आंसर। ओके, कि वही ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ही सप्लाई सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution in the next financial year, which was following will be exempt। इधर देखो,
243W जो आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड सर्विसेज अगर आप देते हो तो ये होती है आपकी म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड सर्विसेज इसमें कवर होती है। ये अगर आप कभी भी गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी तीनों आएंगे, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल एंटिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को देते हो तो एग्जम्प्ट होता है अगर ये प्योर सर्विस है तो। और या फिर कंपोजिट सर्विस है, मतलब सर्विस प्लस मटेरियल दोनों यूज कर रहे हो आप, तो मटेरियल की वैल्यू 25%, टोटल वैल्यू के 20 जो टोटल वैल्यू होगी कॉन्ट्रैक्ट की उसके 25% या उससे कम होनी चाहिए। 25% से ज़्यादा हुआ तो टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको बताना एग्जम्प्ट कौन सा है, प्योर सर्विस आपके एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच value of supply of goods constitute not more than 25% value of said composite supply। composite supply के अंदर ये भी exempt हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25% से ज़्यादा वैल्यू, 25% ज़्यादा मटेरियल की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ said composite सप्लाई। ओके, ये टैक्स फर्स्ट और सेकंड। चलो, कोई डाउट बेटा? पक्का ना? नेक्स्ट केस है बेटा, मिसेस रिया इज ए मल्टीफेस्टेड बिजनेस पर्सनालिटी। मल्टीफेस्टेड बिजनेस पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? तो खूब तरह के अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं। ओके, शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। She supplied package consisting of stapler, calculator, charger at the single price of ₹300। मतलब 300 की सिंगल प्राइस में ये सारे के सारे प्रोडक्ट वो जो है वो बेचते हैं। ओके, रेट ऑफ जीएसटी फॉर स्टेपलर, कैलकुलेटर एंड चार्जर। स्टेपलर के लिए 5%, कैलकुलेटर के लिए 12% एंड चार्जर के लिए 18% रेस्पेक्टिवली। शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, वो कंपोजिशन लेवी जो है वो ऑप्ट करना चाहती है, कंपोजिशन लेवी। शी रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। चलो अब इधर आ जाओ। सबसे पहले चीज़ तो वो कंपोजिशन लेवी में आना चाहती है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन पढ़ करके हमको साफ मालूम चल रहा है ये क्या, मिक्स सप्लाई, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट कोई भी नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। और मिक्स सप्लाई जब कभी भी होती है तो उसकी खास बात होती है वो सिंगल प्राइस होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल प्राइस भी है, तो मिक्स सप्लाई सिंगल प्राइस है तो मिक्स सप्लाई मानी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, मिक्स सप्लाई में टैक्स की रेट कौन सी लगती है? हाईएस्ट। कौन सी रेट लगेगी? 18% पूरे 300 पर। नेक्स्ट आते हैं, शी रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। क्या क्या पेमेंट उनको मिला? अर्नड 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग वेस्टर्न म्यूजिक इन ए कल्चरल इवेंट एट ए रिसोर्ट। अब वेस्टर्न म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें 10,000 रुपये का भी करोगे तब भी जीएसटी लगेगा। यहाँ पे तो 1,60,000 है, टैक्स लगेगा। अर्न 50,000 बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ज्वेलिंग फॉर यूज ऑफ बुटीक। ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना। ये बोलना चाहता है कि भाई यहाँ पर मेरे एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, जिसको अगर मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देता तो एग्जाम्प्ट होता, बट मैं यहाँ पे बुटीक के लिए दे रहा हूँ जो कमर्शियल पर्पस है, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल होगा। रेसिडेंशियल पर्पस रहने के लिए देता ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो एग्जाम्प्ट होती है आपके यहाँ पर। ओके, एंट्री नंबर 12 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, रिसीव्ड 70,000 बाय वे ऑफ रेंट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ एग्रो मशीन। एंट्री नंबर 54 के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्प्ट होती है, एग्रो मशीन। ओके, तो ये 70,000 आपके एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, मैसेज रिया मेड ए सप्लाई ड्यूरिंग जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। जून मंथ के अंदर कुछ डिटेल दी गई। बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 45,000। इनकम टैक्स एक्ट का टीसीएस काटा नहीं अभी तक, तब वैल्यू है 45,000। तो बेटा वैसे भी हर तरह का टैक्स इस ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। टैक्स कलेक्टेड सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 2500, टीसीएस था 2500। शी रिसीव्ड ए सब्सिडी ऑफ ₹3,500 फ्रॉम द ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती है। ये सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है, देखो ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिल रही है फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड दिस सब्सिडी वाज लिंक्ड टू सेविंग एनर्जी। ओ माय गॉड, गेम खेल गए यहाँ पर। सब्सिडी वाज लिंक्ड टू सेविंग एनर्जी, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन से लिंक्ड नहीं है। और कोई सब्सिडी अगर ट्रांजेक्शन से लिंक्ड नहीं है और वो किसी से भी मिली हो, फिर वो ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आपकी होगी, मतलब जिसको वैल्यू माना जाएगा,
वो सिर्फ 45,000 होगी। ये माइनस नहीं होता क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का हर तरह का टैक्सेस इंक्लूड होता है वैल्यू में, बराबर, एक्सेप्ट जीएसटी और डिस्काउंट को छोड़ करके। और सब्सिडी अगर ये लिंक्ड होती है इस ट्रांजेक्शन से, तो ये सब्सिडी जो है इस ट्रांजेक्शन का पार्ट होती है, इसको ऐड करना पड़ता 3,500 को। ओके, चलो, बट इससे कनेक्टेड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मैसेज रिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई कुछ मिली, बराबर है, मिस रिया को। तो मिस रिया जो है उसको क्या क्या इनवर्ड सप्लाई मिले देखते हैं। रिसीव्ड इनवॉइस फॉर गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट्स ₹30,000। कुछ गुड्स लिया मैंने, बराबर है, उसका इनवॉइस है 30,000 रुपये का। तो अब यार गुड्स तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के काम में लिया होगा, तो क्रेडिट मिलना चाहिए। जरा आगे देखते हैं। गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 5 लोड्स। ओके, 5 लोड्स में डिलीवर होगा। तो जब लोड्स में डिलीवर होता है तो लास्ट लॉट मिलने पे आप क्रेडिट लेते हो। तो देखते हैं लास्ट लॉट मिला क्या आपको। आउट ऑफ विच 3 लोड्स वर रिसीव्ड इन द करंट मंथ। तो करंट मंथ में इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब बाकी के 2 लोड्स भी मिल जाएंगे उसके बाद क्रेडिट ले सकते हो आप। ओके, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, परचेज ए कार हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 1,50,000। कार खरीदी है, बराबर, तो कार का क्रेडिट आपको कब मिलता है? जब या तो आप उसको ड्राइविंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, या ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का बिजनेस हो जो टैक्सेबल सप्लाई है, या ड्राइविंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो आप, या डीलर हो कार की, कार खरीदना बेचने का बिजनेस हो आपका। उसके अलावा अगर कार वगैरह खरीदते हो तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 होनी जरूरी है, बराबर है। तो यहाँ पे कार है तो मोर देन 13 तो होने से रही सीटिंग कैपेसिटी। तो बच्चे 3 में से कोई एक कैटेगरी में तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर यूसेज इन ड्राइविंग स्कूल ओन बाई हर। ओके, ड्राइविंग के लिए काम में ले रहे हो, आईटीसी मिल जाएगा यहाँ पर। अवेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर हर एम्प्लॉय ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹7,000 देयर ऑन। स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन होता तो जीएसटी मिलता, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, ब्लॉक है ये, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is intra-state unless specified otherwise. Condition necessary for claiming input tax credit have been fulfilled subject to the information given above. From the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. Okay. What would be the nature of supply and the applicable rate of GST for the supply of package made by मिस रिया व्हेन नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपल्शन स्कीम? तो उस केस में रेट कौन सी होगी? तो वो तो मिक्स सप्लाई, और जब मिक्स सप्लाई होगी तो 18% की रेट, मिक्स सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट 18%। मिस रिया कैन आउट फॉर कंपल्शन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ। वो क्या कंपल्शन स्कीम में आ सकती है कब? जब इनमें से किसकी सप्लाई नहीं करे। एरेटेड वाटर, हाँ, एरेटेड वाटर की सप्लाई करोगे तो कंपल्शन स्कीम में नहीं आ सकते। टोबैको की सप्लाई करोगे तो कंपल्शन स्कीम में नहीं आ सकते। पान मसाला की सप्लाई करोगे तो कंपल्शन स्कीम में नहीं आ सकते। बट ये याद रखना बेटा, ये जो कंडीशंस लगाइए, मिल्क चलेगा, ये तीनों कंडीशन कब होती है? जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरेटेड वाटर, टोबैको एंड पान मसाला, वो इसमें नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं वो मैन्युफैक्चरर डीलर है, बट ये लिखा है मल्टी फेस्टेड बिजनेस है, बराबर है। तो इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती होगी। तो इनकी अगर मैन्युफैक्चरर है तो ही ये कंपल्शन स्कीम में नहीं आ सकती, डीलर के लिए नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए रोक है। तो मान के चलेंगे ये मैन्युफैक्चरर ही है, सी। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड बाय मिस रिया इज मंथ ऑफ मई, एग्जाम्ड सप्लाई अमाउंटेड टू। एग्जाम्ड कौन सा होगा? मैं जो भी पेमेंट मिला, ये मैं मंथ का है, ये टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये एग्जाम्प्ट है। कितना? 70,000। नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017 मेड बाय मैसेज रिया। ट्रांजेक्शन वैल्यू 45,000 निकाली थी अपन ऊपर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मैसेज रिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर सकती है वो? 1,50,000। सी।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? पक्का? चले आगे ना। नेक्स्ट केस आता बेटा हमारा, मैसेज शैंकी कंसल्टेंट ए पार्टनरशिप फर्म, पहले तो बोला हमारा पार्टनरशिप फर्म को, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, रेंडर फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या सर्विस दे रहे हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज 200 lakhs मतलब 2 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अब ये फॉर्म है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, और ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है किसी और रजिस्टर्ड एंटिटी को, बराबर है। तो उस केस में ये आरसीए में टैक्सेबल होता है आपके। ओके, कि अगर ये सैंकी कंसल्टेंट बॉडी कॉर्पोरेट होता तो आरसीए में नहीं आता, फिर फॉरवर्ड चार्ज में चला जाता। या जो सिक्योरिटी सर्विसेज जिस बिजनेस को दे रहा है वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होता, या सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड होता, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगता। मैन पावर सर्विस 5 lakhs, ओके। ऑडिटिंग सर्विस 1 crore, ओके। अदर इंफॉर्मेशन, शैंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फी of 70,000 at this seminar organized by private NGO। प्राइवेट एनजीओ ने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, शैंकी ने उसमें 70,000 फी पे की, स्पॉन्सर बना वो, तो इसमें शैंकी रिसिपिएंट है और वो एनजीओ वो सप्लायर है, वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आरसीएम लगेगा, क्योंकि रिसिपिएंट अगर पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होता तो आरसीएम लगता है, ये पार्टनरशिप फर्म है। शैंकी कंसल्टेंट पे रेंट अमाउंटिंग टू ₹6 lakhs फॉर बिल्डिंग ओन बाई एमसीडी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बराबर है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एमसीडी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब ये लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा है, और लोकल अथॉरिटी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, और वो बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा। तो शैंकी कंसल्टेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, बराबर है, तो ये भी आरसीएम में जाएगा। फर्स्ट केस के टाइम में डिस्कस किया था मैंने ये वाला पॉइंट, ओके। 5A एंट्री आरसीएम की, assume all services are taxable at the rate of 18%, all transaction to be interested supply, okay। based on the above information answer the following question। क्या क्या है? what is the aggregate turnover of शैंकी consultant? aggregate turnover में 2 CR plus 5 lakhs plus 1 CR 305 lakhs। This one is right answer. Next, GST liability paid under reverse charge by शैंकी consultant। GST liability दोनों आरसीएम में 70,000 plus 6 lakhs, total 6,70,000 rate CGST HGST ना 9%, CGST 9% ही हो जाएगा, SGST आपके कितना आएगा जरा देखते हैं, चेक करो। $60,300। Next, state which of the following statement is true in respect of security services provided by शैंकी consultant to registered business entity। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे वाले जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शैंकी कंसल्टेंट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, ओके। शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू जीएसटी कंप्लाइंट टैक्स इनवॉइस, यस। शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई, नो। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो सिक्योरिटी सर्विसेज आरसीए में टैक्सेबल है तो टैक्सेबल। बिल ऑफ सप्लाई कब होता है? जब आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो या कंपोजिशन स्कीम वाली सप्लाई हो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। शैंकी और ये दोनों ही नहीं है। शैंकी कंसल्टेंट कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, एनी डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस हो, बराबर, या बैंक और बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का केस हो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का केस हो, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी जीटीए का केस हो, तो उनके लिए होता है। उनमें से एक भी केस ये सिक्योरिटी वाला नहीं है। शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू रिसिट वाउचर एवरी टाइम शैंकी कंसल्टेंट रिसीव पेमेंट। रिसिट वाउचर जो है वो तब लगता है जब एडवांस में बराबर है आपको पेमेंट मिलता है, तब आप रिसिट वाउचर इशू करते हो, ओके।
तो यहाँ पर ए इज राइट आंसर, तीनों में ये है, चलेगा बेटा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस आता है हमारा पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड का। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज ए रिटेल स्टोर्स ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स एंड और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। मतलब 25 स्टेट्स में मेरे स्टोर से, मान लीजिए मैं पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड हूँ, मेरे स्टोर से 25 स्टेट्स में। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ द मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन की एक स्कीम निकाली फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज। फॉर इंस्टेंस, वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज ऑफ वन शर्ट, मतलब एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री दे रहा हूं मैं। ये स्कीम निकाली ताकि मेरा स्टॉक फटाफट क्लियर हो। फॉर द सेविंग कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। और कॉस्ट कटिंग के लिए मैंने क्या किया कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद रहा हूँ, किसी होलसेलर वगैरह से नहीं खरीद रहा हूँ। ओके, इन द मंथ ऑफ May, in order to save employee cost, PTL Private Limited purchased a tempo traveler worth rupees 12 lakhs with sitting capacity of 25% including driver for transportation of its employees. Further, for ensuring the well-being of its employees, PTL Private Limited voluntarily obtained the health insurance cover of rupees 2 lakhs for each employee in the same month. The premium of 1500 per employee has been paid by the company for 100 employees. मतलब मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, जैसे कि मेरे एम्प्लॉय वगैरह उनके आने जाने के लिए, मैंने क्या सोचा कि भाई एक टेम्पो ट्रैवलर ले लेता हूँ। एक टेम्पो ट्रैवलर लिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 25%। मतलब अगर कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है और वो बिजनेस के काम में आ रहा है, तो उस केस में आपको उसका क्रेडिट मिलता है। तो इसका मतलब ये जो 12 लाख है, इस पर जो जीएसटी मैंने पे किया उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो उस केस में मुझे जीएसटी नहीं मिलेगा, बराबर, सॉरी, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक क्रेडिट है। नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ जुलाई, मिस्टर राघव, ए कस्टमर ऑफ द कंपनी, फाइल्ड लॉ सूट इन द कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉट सप्लाइंग गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 लाख। एक कस्टमर है हमारा राघव, उसने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, बराबर कि 1 लाख रुपये का माल हमने उनको सप्लाई नहीं किया। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड एंगेज मिस्टर राम, आप मिस्टर राम हो, मैंने आपको अपॉइंट किया, एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट इट इन कोर्ट फॉर एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 25,000। 25,000 रुपया मैंने कहा मैं आपको दूंगा, आप हमारा केस फाइट करो। आप रेडी हो गए इस केस को फाइट करने के लिए कि चलो 25,000 रुपीज़ हमारे को मिलेगा, आप केस को फाइट करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर राम इशूड एन इनवॉइस ऑन 5 जुलाई, 5 जुलाई को इनवॉइस जो है इशू किया। हाउएवर कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल फेब नेक्स्ट ईयर, लेकिन फरवरी तक, मतलब नेक्स्ट ईयर की फेब आ गई, बट अभी तक कंसिडरेशन नहीं दिया मैंने आपको 25,000। तो मालूम है, अगर कंसिडरेशन आप नहीं देते हो तो विद इन 180 डेज में तो आपने जो क्रेडिट लिया वो रिवर्स होता है। बट बेटा वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम के केस जो है वो एक्सेप्शन उस पॉइंट का। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपने कोई गुड्स खरीदा, कोई सर्विस ली जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी नहीं है, सप्लायर की है, उस केस में अगर आपने सप्लायर को विद इन 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपने जो क्रेडिट लिया वो रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लीजिए ये मिस्टर राम और ये मैं हूँ मिस्टर एम जी, इन्होंने मुझे कोई गुड्स या सर्विस जो भी है वो दी, वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख और जीएसटी का अमाउंट मान लेते हैं 18%, बराबर है। अब अगर ये केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का है, मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी राम की है, तो राम को अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, उसने मुझे इनवॉइस दे दिया, तो मैं 18,000 का क्रेडिट ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे 18,000 का क्रेडिट ले लूँगा। बट विद इन 180 डेज में मैंने राम को पेमेंट नहीं किया तो 18,000 मुझे विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की रेट होगी 18%। लेकिन अगर यही केस आरसीएम का होता, उस केस में ये 18,000 मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्ट पे करता, बराबर है। फिर भले ही मैंने राम को 1 लाख रुपीज़ दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 18,000 डिपार्टमेंट को दिया तो मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ। 180 डेज के अंदर पेमेंट करने वाला क्राइटेरिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर एप्लीकेबल नहीं होता,
जब रिसिपेंट की लायबिलिटी टैक्स पे करने की होती है तब। ओके, तो यहाँ पर 180 डेज में पेमेंट नहीं भी किया तब भी चलेगा, कुछ रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। All the amount given above are excluding taxes and all transactions are intra-state transaction. Rates of tax are CGST 9% and SGST 9%. However, for tempo traveler, the rates of tax are CGST 14% and SGST 14%. In relation to the above, answer the following questions. With respect to buy one get one free offer, which of the following statement is true? It will not be considered as supply at all since no consideration is involved in one of the items. Wrong. याद रखना, एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री दे रहा हूँ, बट फिर भी उसकी एक वैल्यू है, बराबर है, उसकी एक वैल्यू है। तो अगर वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में याद रखना उसको सप्लाई माना जाएगा, बराबर है। क्योंकि कोई भी आदमी 5 रुपये की कॉस्ट का एक पेन, 5 रुपये की कॉस्ट का दूसरा पेन, तो वो 5 रुपये में 2 पेन नहीं देगा, वो क्या करेगा, प्राइस 11 रुपया करके फिर एक के साथ एक फ्री देगा, यूँ बताएगा। अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेगा, जहाँ पे वो 6 रुपया कमा सकता था वहाँ पे 1 रुपया प्रॉफिट कमाएगा वो, बराबर है वैसा। तो कभी भी याद रखना वो वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्लूड रहती है उसके अंदर, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। Supply of items for which consideration is charged is supply under section 7 of the CGST Act, while supply of another item supplied free of cost is not a supply. ये भी wrong, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ उसको खरीदा तो उस पर जो जीएसटी पे किया उसका भी तो मैंने क्रेडिट लिया ही होगा ना, तो आईटीसी तो मैं क्लेम कर ही चुका हूँ। अब मैं अगर अपने एक प्रोडक्ट के साथ फ्री में भी दे रहा हूँ तब भी उसको सप्लाई तो माना जाएगा शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, परमानेंट ट्रांसफर इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, शेड्यूल फर्स्ट, याद आ रहा है ना। Next, these are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply. Since the single price is charged, the same will always be taxed as mixed supply. नहीं, ये जो है अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये मिक्स्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये कंपोजिट भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है कि एक प्रिंसिपल एलिमेंट के ऊपर, बराबर है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी प्रॉपर नहीं है। These are two individual supplies where the single price is charged for the entire supply. Their taxability will depends upon as to whether the supply is a composite supply or mixed supply. It's true. ये right answer है। Eligible input tax credit for the month of May on the purchase of tempo travelers and on health insurance premium paid, assuming that all other conditions for availing input tax credit have been complied. Okay. टेम्पो ट्रेवलर हेल्थ इंश्योरेंस का तो मिलेगा नहीं, टेम्पो ट्रेवलर का मिलेगा। टेम्पो ट्रेवलर जो है वो कितने का, 12 लाख का खरीदा था। टेम्पो ट्रेवलर के ऊपर रेट कितनी है, ये देखो, टेम्पो ट्रेवलर की रेट है 14% CGST, 14% SGST। इसका मतलब हम यूँ कर सकते हैं कि 12 लाख जो है, 12 लाख इसका 14% 168 CGST, SGST, CGST होगा 168,000, SGST 168,000, CGST नील ये वाला तो नहीं होगा, फिर CGST 168,000, SGST 168,000, CGST SGST आगे का नील, दूसरे का मिलेगा नहीं क्योंकि इंश्योरेंस वाला है वो ब्लॉक है, ये वाला राइट है, ठीक है, बी इज राइट। इसमें ये नील है तो ये भी रॉन्ग है, इसमें इंश्योरेंस वाला भी दे रहे हैं 18 तो ये भी रॉन्ग है, बी वाला राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस एडवोकेट अवेल्ड बाय द कंपनी। एडवोकेट की जो सर्विस आपको मिली है, जो राम ने सर्विस दी मुझे, बराबर है, उस केस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है वो जरा बताना है। CGST 2250 एंड SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड। यस, ये वाली बात तो सही है, PTL प्राइवेट लिमिटेड RCA में पे करेगी टैक्स। ITC अवेल्ड देयर ऑन इज टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट as the consideration along with tax is not paid within 180 days to issuance of invoice. Wrong. 180 डेज वाला क्राइटेरिया RCM के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर को तब उस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, मैंने बताया था अभी। तो ये वाली लाइन है ना वो रॉन्ग लिख दी इन्होंने। CGST 2250, SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज पेबल बाय मिस्टर राम, ये यहीं पे रॉन्ग हो गई। सप्लायर पे करेगा ही नहीं, कौन पे करेगा, रिसिपेंट पे करेगा। नेक्स्ट, CGST 2250, SGST 2250 on advocate services are payable by TPL नहीं, PTL Private Limited. The condition of payment
of consideration along with tax within 180 days of the issuance of invoice does not apply in the given case. Right, ये right है statement. CGST and SGST on advocate services are payable by Mr. Ram, ये wrong है, राम तो पे करेगा ही नहीं. C right है. D, B, C. कोई डाउट? पक्का. नेक्स्ट केस है बेटा हमारा. मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी मंथ से ही मान लो मैं मिस्टर कुमार हूँ, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस शुरू की है. अब यहाँ पे देखना बेटा, हिज टर्न ओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वॉज ₹12,50,000. मार्च तक मेरा टर्न ओवर 12,50,000 था. ऑन 30th जून हिज टर्न ओवर एक्सीड 20 lakhs. अब 20 लाख क्रॉस हो गया. अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मुझे. एंड रीच टू ₹12,05,000. ओके. मिस्टर कुमार अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज रेगुलर टैक्स पर ऑन 15th जुलाई. मैंने एज ए रेगुलर टैक्स पर, मतलब कोई कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेशन नहीं दी, रेगुलर टैक्स पर के हिसाब से मैंने एप्लीकेशन दी. कब? 15th जुलाई को. तो देखो लाइबिलिटी आ गई थी 30th जून को. एप्लीकेशन विद इन 30 days में दे दी. ओके. रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड टू हिम ऑन 25th जुलाई. 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन हो गया. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? हमने पहले भी एक केस में पढ़ा था ये, कि अगर विद इन 30 days में आपने अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी जिस दिन आप लाइबल हुए थे, मतलब 30th जून. ये आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके. नेक्स्ट, ऑन 16th जुलाई ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम. मिस्टर श्याम का फ्लैट मुझे डिजाइन करना था, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. This service was completed on 22nd July and Mr. Kumar issued invoice on the same day for ₹6 lakhs. 6 लाख रुपए का मैंने इनवॉइस इशू कर दिया. उनका जो भी सर्विसेज थी वो देख करके 6 लाख रुपए का इनवॉइस इशू कर दिया. ऑन 5th जुलाई, 5 जुलाई को मिस्टर कुमार परचेज्ड कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,50,000. 4.5 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स खरीदा. And 25th July to 31st July he availed services amounting to ₹1,75,000 for the purpose of completing the service. इसका मतलब बेटा ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट इस पे जो जीएसटी में पे करूंगा उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ. ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है. ओके. नेक्स्ट, ऑन 1st August मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम मिस्टर राम. मिस्टर राम से मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1st August को, विच ही एक्सेप्टेड ऑन 2nd August. 2nd August को वो एक्सेप्ट करता है, बराबर है. दिस सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 6th August एंड इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 7th August for ₹5 lakhs. पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 29th August. ओके. चलो देखते हैं, ये टाइम ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन लग रही है मुझे. ऑल द वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन. मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई and all purchase are also interested. Rate of tax are CGST 9%, SGST 9%. In relation to the above, answer the following questions. कुछ questions के आंसर देने हैं. क्या क्या है? The effective date of registration for Mr. Kumar. Mr. Kumar के लिए effective date of registration क्या है? तो 30th जून, वो तो हमने देख लेते ऊपर ही. Second, Mr. Kumar can issue a revised tax invoice till. Revised tax invoice कब issue होता है बेटा? इधर देखना. जब कभी भी आप लाइबल हो जाते हो टैक्स पे करने के लिए, जैसे 30th जून को लाइबल हो गए थे टैक्स पे करने के लिए क्योंकि टर्न ओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए थे वो. बट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई विद इन 30 days में किया था उन्होंने, और इनको आरसी मिला था 25th जुलाई को, तो रजिस्ट्रेशन तो 25th जुलाई को हुआ, बराबर है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 25th जुलाई को मिला. बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने सेल तो की होगी, गुड सप्लाई किया होगा, सर्विस दी होगी. तो जो भी सप्लाई उन्होंने की है, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स की हो, किसी की भी या बोथ, जो भी सप्लाई उन्होंने की है उन सब के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा. क्योंकि जब ये इनवॉइस इशू हुआ था उसमें जीएसटी का अमाउंट अलग से शो नहीं था, जीएसटीएन नंबर भी नहीं था. क्यों? क्योंकि तब तक जीएसटी नंबर आया नहीं था. ओके. तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. और ये जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा बेटा, ये कब तक इशू हो सकता है? जिस दिन आरसी मिला उसके 1 महीने तक, मतलब 25th जुलाई है ना, 25th अगस्त तक इशू किए जा सकता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस. ओके. 25th अगस्त. नेक्स्ट, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई मंथ के लिए कितना क्रेडिट उनको मिलेगा? आ जाओ. ये 4,50,000, 1,75,000,
टोटल कितना हो गया आपके, जरा चेक करते हैं। 4,50,000 प्लस 1,75,000 टोटल आता है 6,25,000। इस पे जितना भी टैक्स पे किया, टैक्स रेट तो उन्होंने बोल ही दिया नीचे 9% रहेगी, 9% CGST, 9% AGST। 56,250, 56,250। Okay. Next, the time of supply of service provided by Mr. Kumar to Mr. Ram। ये टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहे जो मिस्टर कुमार ने मिस्टर राम को सर्विस दी। इधर आ जाओ, ये वाला केस यहाँ पे देखो बेटा, ये जो केस दिख रहा है आपको, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज में इशू हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा, सर्विस के केस में इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। नो, तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर माना जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस कितने दिन में इशू हो गया था, तो इधर देखो, दिस सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 6 अगस्त एंड इनवॉइस वॉज इशूड। इनवॉइस कब इशू हुआ था बेटा, इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 7 अगस्त। तो मतलब विद इन 30 डेज में इशू हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इधर देखो, डेट ऑफ पेमेंट है 29 अगस्त, जबकि डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 7 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर 7 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा आपके 7 अगस्त। लास्ट है, इफ इंस्टेड ऑफ द ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम मिस्टर कुमार ऑट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(2) है। 10(2) है क्या है आपके, कंसेशनल रेट स्कीम, जिसमें आपको जैसे कंपोजिशन स्कीम होता है वैसे कंसेशनल रेट स्कीम होता है, जिसमें 6% से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। 3% CGST, 3% SGST ऑफ द CGST एक्ट 2017। द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई की टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी अगर आप 10(2) में रजिस्टर्ड होते हैं। जुलाई कहाँ गया, ये रहा जुलाई मंथ। जुलाई में हमारी सप्लाई हुई थी 6 लाख रुपीज़ की, तो 6 लाख रुपीज़ जो है उसमें 3% CGST और 3% SGST लग जाएगा। 6 लाख का 18,000, ओके। सी 7 अगस्त, ये 25, 30 जून। चलो बेटा, यहाँ पर ये आपका केस कंप्लीट होता है। ये 10 केसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं बेटा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे और केसेस बनाएं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएँ। अगर ऐसा तो एक लाइव सेशन भी मैं लेने को रेडी हूँ, तो एक लाइव सेशन भी हम रख सकते हैं, बराबर है। जो भी मई 21, नवंबर 21 में अटैम्प्ट दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जैन 21 वाले स्टूडेंट्स का तो टाइम जो है अभी बहुत ही कम बचा है। वो खाली ये वीडियो एक बार देख लें, बराबर है, उनके थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो मिलते बेटा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो उसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।